CHAMS, our live online batches for all the 3 subjects, are about to start for the session 21-22. Do check the information in the description below. Feeling unprepared for exams? Nothing to worry about. Just download the Vidushi Commerce Classes app where you can find all our courses with full syllabus coverage for all the 3 subjects. The link of the app is in the description below. Do check it out. And now on to today's video. हेलो चैम्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, की लाइंस, निमोनिक्स, एक्रोनिम्स दैट विल रियली हेल्प यू इन द केस स्टडीज। बट चैम्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस चैप्टर में कीवर्ड से भी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉन्सेप्ट। दिस इज़ अ वेरी कंसेप्चुअल चैप्टर विच नीड्स इन डेप्थ स्टडी, सो आई एनकरेज यू to really understand this chapter well। और इसके लिए मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हुए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लाइक आई हैव डिस्कस्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर उस वीडियो ने आपको हेल्प नहीं किया तो आप मुझे कह देना। ईच एंड एवरी पॉइंट आई हैव एक्सप्लेन इन फुल डिटेल इन दैट वीडियो। मैंने डिविडेंड डिसीजन के फैक्टर्स, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के फैक्टर्स, फिक्स्ड कैपिटल के फैक्टर्स, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी विद न्यूमेरिकल एग्जाम्पल और बाकी के भी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं वो सभी मैंने डिस्कस किए हुए हैं इन फुल डिटेल। सो आई encourage you to really watch those videos also, because as I said, this is a very conceptual chapter. Only the keywords and key lines won't really help you, but फिर भी ऑफ कोर्स हमें कीवर्ड्स भी पता होने चाहिए, एंड दिस इज लाइक अ कंप्लीट रिविजन ऑफ द एंटायर चैप्टर फॉर यू। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो एम है, जो टारगेट है, जो ऑब्जेक्टिव है, दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। और हमें कैसे पता लगेगा कि हम एक्चुअली शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर पा रहे हैं या नहीं? इसे हम मेजर करते हैं इक्विटी शेयर के प्राइस से। अगर इक्विटी शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो हम कहेंगे यस, शेयर होल्डर्स की वेल्थ हो रही है मैक्सिमाइज। Okay, the size of assets, profitability and competitiveness are all affected by dash decisions. चैम्स, जैसे कि आपको पता है, let me just quickly tell you, 3 तरह के financial decisions होते हैं: financing decisions, investment decisions और dividend decisions। जो investment decisions होते हैं कि पैसा कहाँ पे लगाएं, वो 2 तरह के होते हैं: short term इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजंस, जो हमारी डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी कहते हैं, जो लंबे समय के लिए होते हैं। ऑफ कोर्स अगर हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीदने की बात करते हैं, दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है एसेट्स की, तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स की बात हो रही है, बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी। सो दीज आर अफेक्टेड बाय कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। ये कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हैं, आप इस बात पे ध्यान दीजिए। आई शो यू दिस इन योर बुक ऑल्सो वेरी क्विकली। देखिए चैम्स, यहाँ पे आपको मिलेगा कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ओके, असेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ साउंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। हम कैसे कह सकते हैं कि एक कंपनी की वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का बेसिकली मतलब क्या है? जैसे वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अगर हम अपने करंट एसेट्स को बड़े अच्छे से मैनेज करते हैं तो वी से दैट वी हैव साउंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सो अगर हम अपने कैश को एफिशिएंटली मैनेज करते हैं, इन्वेंट्री विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ योर करंट एसेट्स, और रिसीवेबल्स को अच्छे से मैनेज करते हैं, तो these are all the ingredients of sound working capital management. I'll show you this in your book again, यहाँ पे आपको मिलेगा। Okay, optimal procurement as well as usage of finance, ये क्या होता है? Actually this is the definition of financial management, जो आपका चैप्टर है financial management। financial management क्या होता है कि पैसे को हम बेस्ट जगह से प्रोक्योर करें, बेस्ट जगह से उठाएं और बेस्ट जगह पे लगाएं। दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, so this is the actually definition: optimal procurement as well as usage of finance. Now this is a highly debatable question कि which is the cheapest source of finance। यहाँ पे डिबेट ये है कि इसका आंसर डेट होगा या रिटेन्ड अर्निंग्स। नाउ बच्चों को लगता है कि जनरली ये थॉट होता है
कि अगर हम अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स को यूज कर रहे हैं तो इसकी तो कोई कॉस्ट नहीं है, हम किसी को पैसा तो नहीं दे रहे इसके लिए, क्योंकि जो हमने सेव किया था हम उसी को तो यूज कर रहे हैं. सो देयर इज नो कॉस्ट इन्वॉल्व इन रिटेन्ड अर्निंग्स. बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है. जब आप हायर लेवल पे जाके फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट पढ़ोगे, वहां पे आप देखोगे कि कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स एक्चुअली होती है, नॉट इन द रियल सेंस बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जैसे अगर आप ये पैसा बिजनेस में रिटेन नहीं करते तो आप इसको शेयर होल्डर को दे देते और वो कहीं पे इन्वेस्ट करता और वो उससे कुछ पैसे कमा लेता जो अब वो नहीं कमा पाएगा. तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और यू कैन ऑल्सो थिंक लाइक दिस कि अगर एज अ कंपनी मैं इसको रिटेन ना करती बिजनेस में, कहीं इन्वेस्ट करती तो मैं कुछ पैसे कमा लेती जो अब मैं नहीं कमा पाऊंगी. सो दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, समथिंग दैट आई एम लूजिंग. यानी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स आप ऐसा नहीं कह सकते कि जीरो होती है. there is a opportunity cost of using retained earnings also, और इसको equity shares की cost के बराबर ही कहा जाता है, because retained earnings actually equity shareholders की ही होती है जो उन्हें dividend के रूप में ना देके business में ही retain कर ली जाती है, but actually वो होती उन्हीं की है. So in short, what I'm trying to say is कि retained earning is actually not the cheapest source of finance, though हमें ऐसा लग सकता है. But the correct answer is debt. Debt is the cheapest of all sources. Why is it cheaper than equity? इसके बारे में मैं अभी आपके साथ डिस्कशन करूंगी. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है, डेट इज कंसिडर्ड टू बी चीपेस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज. ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक है, हो सकता है आपको कहीं जगह इसका आंसर रिटेन अर्निंग्स भी मिले. बट एज आई टोल्ड यू कि जब आप आगे चल के फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स होती है, इट इज नॉट जीरो. ओके, चलिए आगे देखते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है. फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, जब भी ये वर्ड आएगा फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग भी एक आपको पता है टॉपिक है इस चैप्टर में. ब्लूप्रिंट का मतलब एक तरह का मैप होता है. जब हम फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बनाते हैं, एक मैप बनाते हैं कि हम कहाँ कहाँ अपने पैसे लगाएंगे, कहाँ से पैसे उठाएंगे. सो वी आर डूइंग फाइनेंशियल प्लानिंग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी वर्ड आ जाएगा फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट तो आंसर होगा फाइनेंशियल प्लानिंग. ओके, आगे देखते हैं. पार्ट ऑफ करंट एसेट्स नॉट फाइनेंस्ड थ्रू शॉर्ट टर्म सोर्सेज. देखिए चांस, जो करंट एसेट्स होते हैं उनको हम शॉर्ट टर्म से भी फाइनेंस करते हैं, शॉर्ट टर्म फंड से, और लॉन्ग टर्म फंड से भी फाइनेंस करते हैं. शॉर्ट टर्म फंड्स हो गया यानी कि करंट लाइबिलिटीज, और लॉन्ग टर्म फंड से भी फाइनेंस करते हैं. सो देखो, जैसे CA माइनस CL, इसका क्या मतलब हुआ? इन अ वे, अगर 5 लाख के करंट एसेट्स है और 3 लाख की करंट लाइबिलिटीज है, तो हम कह सकते हैं कि 5 लाख के करंट एसेट्स हमने 3 लाख की करंट लाइबिलिटीज से फाइनेंस किए हैं, और बाकी के 2 लाख के करंट एसेट्स हमने लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस किए. मतलब 5 लाख की करंट एसेट्स है जिसमें से 3 लाख करंट लाइबिलिटीज से यूज किए गए हैं और 2 लाख लॉन्ग टर्म सोर्सेज से यूज किए गए हैं. यानी कि नेट वर्किंग कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ करंट एसेट्स जो हमने लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस किया है, या फिर जो हमने शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फाइनेंस नहीं किया है. बी वेरी केयरफुल. जब मैंने डिस्कस किया था आपके साथ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के फैक्टर्स, वहां पे भी मैंने ये बात आपके साथ डिटेल में डिस्कस की है. सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस इन मोर डिटेल, डू वॉच दैट वीडियो. यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा. Some part of current assets is usually financed through short-term sources, that is current liabilities. The rest is financed through long-term sources and is called net working capital. यानी कि जो part current assets का आप long-term sources से finance करते हैं उसे हम net working capital कहते हैं. Right, champs? ओके चैम्प्स, आगे देखते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, की एक बिजनेस को ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए या कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, ये किन बातों पे डिपेंड करता है. इसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं. तो इसके लिए हमने निमोनिक बनाया है, देखिए ध्यान से. स्कूल इज क्लोज्ड ऑन कमिंग संडे, लेट्स प्ले अ न्यू बोर्ड गेम. ओके, सो SICOCSLPANBG. School is closed on coming Sunday या Saturday. Let's play a new board game.
ओके, अगर आपको ये हेल्प करता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज आप बिना निमोनिक के भी लर्न कर सकते हैं। ओके, सो स्केल ऑफ ऑपरेशंस, inflation, credit allowed, operating efficiency, credit availed, seasonal factors, level of competition, production cycle, availability of raw material, nature of business, business cycle, growth prospects. अगर आपको इनकी पूरी डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप उस वीडियो से देख सकते हैं। क्विकली एक बार ये भी देख लेते हैं कि नॉर्मली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा किस केस पे होगी और कम किस केस में होगी। अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन लार्ज है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल, छोटा है स्केल ऑफ ऑपरेशन तो कम वर्किंग कैपिटल, इन्फ्लेशन ज्यादा है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल, कम है तो कम। क्रेडिट अलाउड, अगर आप लिबरल हो, क्रेडिट आप आराम से दे देते हो तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। अगर स्ट्रिक्ट हो क्रेडिट देने में तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। अगर आप बहुत एफिशिएंटली काम नहीं करते, अगर आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी लो है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। अगर आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। क्रेडिट अवेल्ड, अगर आप क्रेडिट नहीं लेते हो यानी आप उधार पे सामान नहीं खरीदते तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अगर आप क्रेडिट लेते हो तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है। सीजनल फैक्टर्स, पीक सीजन में ज्यादा चाहिए, लीन सीजन में कम चाहिए। कंपटीशन ज्यादा है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल। प्रोडक्शन साइकिल लॉन्गर है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल। अगर आपको रॉ मटेरियल आराम से नहीं मिलता, ये थोड़ा सा इंटरचेंज कर लीजिएगा, अगर आपको रॉ मटेरियल आराम से नहीं मिलता तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, ज्यादा आपको स्टॉक रखना पड़ेगा। नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए कंपेयर टू ट्रेडिंग बिजनेस और सर्विस इंडस्ट्री। बिजनेस साइकिल, बूम में ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, रिसेशन में कम चाहिए। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में आपने ज्यादा ग्रो करना है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। समझ में आ गया? फटाफट से मैंने आपको एक बार इसको रिवाइज करवा दिया है। ओके, फिक्स्ड कैपिटल के फैक्टर्स, फिक्स्ड कैपिटल के भी फैक्टर्स से रिलेटेड वीडियो है, अगर आप डिटेल में चाहते हैं डिस्क्रिप्शन तो आप वो देख लीजिएगा। इसके लिए हमने निमोनिक बनाया। लेट्स क्रिएट न्यू ग्रुप फॉर स्टूडेंट डिस्कशन टुडे, लेट्स क्रिएट न्यू ग्रुप फॉर स्टूडेंट डिस्कशन टुडे। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वैसे भी अगर कुछ बिजनेसेस साथ में मिलके एक एसेट फिक्स करते हैं तो हर पार्टिसिपेंट के लिए फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एटीएम है, अगर कई सारे बैंक्स वो कोलैबोरेट करके एक एटीएम एस्टैब्लिश करते हैं तो हर पार्टिसिपेंट के लिए फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, हर पार्टिसिपेंट के लिए कम खर्चा होगा, राइट। अगर लेवल ऑफ कोलैबोरेशन पॉसिबल नहीं है तो फिर आपकी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। सो लेवल ऑफ कोलैबोरेशन इफ नॉट अवेलेबल तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए, इफ इट इज अवेलेबल देन फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए। चॉइस ऑफ टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव है ऑफ कोर्स देन यू यूज मोर ऑफ मशीन्स तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए, लेबर इंटेंसिव है तो फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए। नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, ऑफ कोर्स यू नीड मोर मशीन्स। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज्यादा है तो ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, जैसे या तो आप एक एसेट को खरीद लो या तो लीज पे ले लो। इफ यू वांट टू यूज अ मशीनरी, या तो उसको आउटराइट परचेज करो या लीज पे ले लो। आउटराइट परचेज करोगे तो महंगा पड़ेगा, ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, और अगर लीज पे लोगे तो फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए, राइट। सो फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है लीजिंग का तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए, अगर लीज का ऑप्शन है तो फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए। स्केल ऑफ ऑपरेशन सिंपल, बड़े स्केल पे बिजनेस कर रहे हो तो ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। डाइवर्सिफाई ज्यादा कर रहे हो तो ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अगर आपका इस तरह का बिजनेस है जिसमें फ्रीक्वेंटली चीजें ऑब्सोलीट हो जाती हैं तो फिर आपको ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, ठीक है। ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो कॉल्ड, आप बताइए, अभी मैंने बताया था कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ओके, दीज डिसीजंस अफेक्ट द डे टू डे वर्किंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। इसका आंसर है कैपिटल बजटिंग, और जो डे टू डे है उसका आंसर है वर्किंग कैपिटल डिसीजंस, राइट चैम्प्स। ओके, फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो मैंने इससे रिलेटेड अपलोड किया हुआ है, इट्स अ मस्ट वॉच वीडियो। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे विद न्यूमेरिकल एग्जांपल, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के बारे में भी बात की है। तो अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है कॉस्ट ऑफ डेट से तो हम कहते हैं फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज है, जिस केस में अगर आप ज्यादा डेट यूज करेंगे तो ईपीएस बढ़ेगा। और अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज तब होता है जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होती है कॉस्ट ऑफ डेट से,
जिसपे अगर आप ज्यादा डेट यूज करोगे तो ईपीएस कम होगा. ओके, the overall financial risk depends on the dash in the total capital. तो चैम्प्स फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है कि कंपनी को डर लग रहा है कि कहीं वो अपनी फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस मीट ना कर पाए. तो बताओ फाइनेंशियल रिस्क डेट में होता है या इक्विटी में? ऑब्वियसली डेट में, बिकॉज डेट में आपको इंटरेस्ट देना ही देना होता है. तो जो फाइनेंशियल रिस्क है वो डिपेंड करता है ऑन हाउ मच डेट वी आर यूजिंग. सो इट डिपेंड्स ऑन द proportion of debt इन द टोटल कैपिटल. अगर ज्यादा डेट यूज कर रहे हो तो ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क होगा एंड वाइस वर्सा. फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है? अगेन प्रोपोर्शन ऑफ डेट दैट यू यूज इन योर टोटल कैपिटल. इसके दो तरह के फॉर्मूला है, डेट अपॉन इक्विटी विच इज योर डेट इक्विटी रेशियो अकाउंट्स वाली भी, कि डेट कितना है इक्विटी कितना है, या फिर डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, यानी कि आउट ऑफ टोटल कैपिटल हाउ मच डेट यू आर यूजिंग. दोनों से आंसर अलग आएगा बट दोनों जो बात बता रहे हैं वो सेम है. मान लीजिए 2 लाख का डेट यूज करते हो और 1 लाख की इक्विटी, तो पता लग रहा है कि जितनी इक्विटी है उससे दुगना डेट है. या फिर आप कह सकते हो आउट ऑफ 3 लाख की कैपिटल 2 लाख का डेट है. इससे भी वही बात पता लग रही है कि आउट ऑफ 3 लाख की कैपिटल 2 लाख का डेट है, यानी 1 लाख की इक्विटी है. तो दोनों से बात सेम पता लगती है बट वैसे आंसर अलग अलग निकल के आता है. राइट चैम्प्स? Okay, champs, let's move forward. Factors affecting choice of capital structure. So capital structure जैसे आपको पता है the mix of owners funds and borrowed funds, that is the mix of equity and debt. इसके जो भी points हैं उसके लिए जो हमने mnemonic बनाया है यहाँ पर, following simple daily fitness routine can cure common cough, cold, reduce risk to illness. अगर आपको याद रहता है, following simple daily fitness routine can cure common cough, cold, reduce risk to illness. Here, F, flexibility, stock market conditions, debt service coverage ratio, flotation cost, regulatory framework, cash flow position, cost of debt, cost of equity, capital structure of other companies, control, risk consideration, return on investment, tax rate और interest coverage ratio. चैम्प्स इससे related बहुत ही comprehensive video मैंने upload किया हुआ है. Each and every point I have discussed in full detail. वो वीडियो देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इन पॉइंट्स में. सो इट्स अ हाईली इंपॉर्टेंट वीडियो, यू मस्ट वॉच इट. ओके, आगे देखते हैं. ना चैम्प्स, अभी हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल प्लानिंग की, जो फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट वाला पॉइंट था उसके ट्विन ऑब्जेक्टिव्स भी आपको याद रखने हैं. कई बार ये भी एज इट इज केस स्टडीज में मेंशन्ड होते हैं. सो वहां से हमें डिराइव करना होता है द कॉन्सेप्ट. फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है विच कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज दिस. अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में से ही कोई कॉन्सेप्ट होगा तो ज्यादातर उसका आंसर फाइनेंशियल प्लानिंग होता है. तो एक तो फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट हो गया उसका कीवर्ड, और फिर ये ऑब्जेक्टिव्स भी आप याद रखें. टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड, यानी जब भी आपको पैसों की जरूरत हो तो आपके पास पैसे होने चाहिए. एंड सेकेंड, टू मेक श्योर दैट फर्म डज नॉट रेज फंड्स अननेसेसरली. बिना बात के पैसे रेज करना भी ठीक नहीं है. एक्सेस फंडिंग इज एज बैड एज इनएडिक्वेट फंडिंग बिकॉज एवरी मनी हैज कॉस्ट इन्वॉल्व्ड. सो ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी आप याद रखेंगे. आगे चलते हैं. What is optimal capital structure? ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होता है कि हम इस तरह से डेट और इक्विटी का मिक्स यूज कर रहे हैं, एम्प्लॉय कर रहे हैं अपने बिजनेस में, कि हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है विच इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ या फिर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, वो हो जाए. यानी कि वी आर यूजिंग डेट एंड इक्विटी इन सच अ वे दैट इट इज लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर. So that is the best capital structure or the optimal capital structure. What is trading on equity? Debt use करने से अगर शेयर होल्डर्स की खुशी बढ़ती है, शेयर होल्डर्स की खुशी बढ़ती है मतलब अर्निंग पर शेयर अगर बढ़ता है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. इफ वी एम्प्लॉय डेट and due to that there is increase in profits earned by the shareholders, then that situation is called trading on equity. इससे related numerical example भी I have discussed. Certain business organizations share each other's facilities, यानी जैसे अभी मैंने बात भी की थी, अगर आप इकट्ठे आके एक एसेट एस्टैब्लिश करते हो, दैट इज लेवल ऑफ कोलैबोरेशन. इससे क्या होता है, ईच पार्टिसिपेंट की जो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला ये आप अकाउंट्स पे भी पढ़ते हो, वहां पे आप अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की जगह बस
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है। यहाँ पे जैसे डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, वहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड, वैसे मतलब सेम ही होता है कि जितने पैसे आपने लगाए हैं आउट ऑफ दैट कितने पैसे आपने कमाए हैं, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और ये हमें कैलकुलेट करना होता है टू नो if there is favorable financial leverage or unfavorable financial leverage. ओके चैम्प्स, ये भी वैसे मैंने पुराने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि डेट चीपर क्यों होता है इक्विटी से। ध्यान से सुनिएगा, जो डेट आपको दे रहा है यानी जो लेंडर है उससे कंपनी से पक्का पक्का रिटर्न में इंटरेस्ट मिलेगा, कंपनी को पक्का पक्का उसे इंटरेस्ट देना है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर द कंपनी, ठीक है। और जो शेयर होल्डर है जिसने कंपनी में कैपिटल लगाई है उसे बदले में मिलता है डिविडेंड, जो कि कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्रॉफिट्स होंगे तो कंपनी डिविडेंड दे देगी, वरना नहीं देगी। अब आप सोचो, एज एन इन्वेस्टर लेंडर का रिस्क कम है या शेयर होल्डर का? ऑफ कोर्स लेंडर का रिस्क कम है, बिकॉज उसको तो पक्का पक्का इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब जिसका रिस्क कम होता है उसकी एक्सपेक्टेशन भी कम होती है, और वहीं पे शेयर होल्डर का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा है, बिकॉज उसको पता नहीं डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा, उसका रिस्क बहुत ज्यादा है। तो जिसका रिस्क ज्यादा होता है उसकी एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा होती है। तो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करेगा कि चलो अगर मुझे डिविडेंड एक साल नहीं भी मिला तो जब मिलेगा तो अच्छा खासा मिलना चाहिए, बिकॉज आई एम टेकिंग सो मच रिस्क। सो लेंडर का रिस्क कम होता है शेयर होल्डर से, इसलिए लेंडर की एक्सपेक्टेशन भी कम होती है। इसलिए अगर हम लेंडर को रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी दे देंगे ना तो भी वो खुश है, बिकॉज उसका रिस्क इतना ज्यादा नहीं है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज कि इंटरेस्ट ऑन डेट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। कैसे? इंटरेस्ट के होने से टैक्स की बचत होती है। एग्जैक्टली कैसे होती है ये भी मैंने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई एम रिपीटेडली टेलिंग यू दिस बिकॉज दिस इज अ हाईली कंसेप्चुअल चैप्टर, और मैं नहीं चाहती कि बिना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के आप इस चैप्टर को अटेम्प्ट करें एग्जाम में। सो डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्योंकि लेंडर का रिस्क कम होता है, क्योंकि उसको बदले में पक्का पक्का इंटरेस्ट मिलना होता है। ऑल्सो द इंटरेस्ट ऑन डेट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, यानी कि इंटरेस्ट के होने से टैक्स की बचत होती है, डिविडेंड के होने से टैक्स की बचत नहीं होती है। सो डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा होती है तो इसका मतलब होता है कि कंपनी डेट ले सकती है, कंपनी इज इन अ बेटर पोजिशन टू गो इन फॉर मोर डेट। Higher the ICR, lower shall be the risk of company failing to meet its interest payment obligations. Okay, अब ये लाइन कहाँ पे है? Proper matching of funds requirements and their availability is sought to be achieved by financial planning. This is the key line for financial planning. Let me show you also this in your book. Here, champs. प्रॉपर मैचिंग ऑफ फंड्स रिक्वायरमेंट्स एंड देयर अवेलेबिलिटी, यानी कि कब हमें पैसों की जरूरत होगी, कहाँ से वो अवेलेबल हो जाएंगे, इसमें प्रॉपर मैच बिठाना, पूरा मैपिंग करके रखना, ब्लूप्रिंट बना के रखना, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, रिल इसके लिए आप याद रखने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। रिस्क इन्वॉल्व इरिवर्सिबल डिसीजंस होते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हैं, और लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए कैपिटल बजटिंग डिसीजंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही सोच समझ कर लेने चाहिए। मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ डिविडेंड डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजन के कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। जितना ज्यादा आप अर्न करोगे उतना ज्यादा आप डिविडेंड देने की पोजिशन में होगे एज अ कंपनी। फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, ओके, फाइनेंसिंग डिसीजन के फैक्टर्स भी हैं आपकी बुक में, जैसे सी कैलोरी कंजम्पशन चार्ट फॉर फूड रेसिपीज, ये हमारे लिए याद करने के लिए एक निमोनिक है। सो स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट कंट्रोल कंसिडरेशंस, कैश फ्लो पोजीशन, कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और रिस्क, राइट। सो ये फैक्टर्स है फाइनेंसिंग डिसीजन के, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ओके शैम्स, आगे देखते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग दो तरह की होती है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान का एग्जांपल है जैसे बजट लेट्स से इस ईयर का हमारा प्रोडक्शन बजट क्या रहेगा, इस ईयर का हमारा कैश बजट क्या होगा, सेल्स बजट क्या होगा। सो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान का एग्जांपल हो गया बजट। एंड लॉन्ग टर्म
फाइनेंशियल प्लान इज बेसिकली फॉर ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स की हम आने वाले टाइम में कितनी ब्रांचेस खोलेंगे, क्या हम मशीन्स खरीदेंगे, क्या इक्विपमेंट्स परचेज करेंगे. सो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स एग्जाम्पल हो गए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग का. राइट चैम्प्स, ये भी आपकी बुक में लिखा हुआ है, यू कैन गो थ्रू दिस हियर. ओके, यहाँ से आप पढ़ के जाएंगे. देन the proportion of debt in the overall capital is also called financial leverage. Financial leverage का मतलब होता है कि हम कितना debt use कर रहे हैं. अगर हम बोल रहे हैं a company is highly levered, यानी कि उसमें ज़्यादा debt है, तो financial leverage basically talks about the proportion of debt in the overall capital of a company. Okay. देन लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस. ये इंपॉर्टेंस होती है फाइनेंशियल प्लानिंग की, कि फाइनेंशियल प्लानिंग से हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और फाइनेंसिंग डिसीजंस के बीच में एक लिंक बनाते हैं. वेरी सिंपल, कि कहाँ से पैसा उठाएंगे और कहाँ पे पैसा लगाएंगे, ये जब हम अच्छे तरह से सोच समझ के डिसाइड करते हैं, सो दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग. चैम्प्स, इससे रिलेटेड मुझे एक क्वेश्चन याद आता है विच वॉज देयर इन योर last year CBSE sample paper which was quite interesting. आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ. आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन. Vikrant joins his father's business of organic masalas near Kotgarh in Himachal after completing his MBA. In order to capture a major share of the market, he decided to sell the product in small attractive packages by using the latest packaging technology. His father suggested that they hire financial consultants to estimate the amount of funds that would be required for the purpose and timings when it would be required. Purpose and timing of funds, ये भी financial planning का keyword होता है. The concept being discussed by Vikrant's father links which financial decision with the investment decision. चैम्प्स, मैं ये क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि पूरी केस स्टडी में हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है. टाइमिंग ऑफ फंड्स, क्वांटिटी ऑफ फंड्स, लिंकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, समथिंग फाइनेंशियल प्लानिंग लग रहा है. तो बच्चों ने इसका आंसर फाइनेंशियल प्लानिंग कर दिया, बट दैट इज नॉट व्हाट दे आर आस्किंग. एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है. द कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट विक्रांत के फादर डिस्कस कर रहे हैं, वो कौन से फाइनेंशियल डिसीजंस को इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के साथ जोड़ता है. तो फाइनेंशियल डिसीजंस तो तीन ही होते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन. उन्होंने कॉन्सेप्ट का नाम नहीं पूछा है, पूछा है ये जो कॉन्सेप्ट है ये कौन से फाइनेंशियल डिसीजंस को इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के साथ जोड़ता है. सो द करेक्ट आंसर वाज फाइनेंसिंग डिसीजन एंड नॉट फाइनेंशियल प्लानिंग. आई थॉट दिस इज अ रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया है. चलो आगे चलते हैं. ओके चैम्प्स, आगे देखते हैं. डिसीजन टेकन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच अफेक्ट्स द लिक्विडिटी एज वेल एज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस. जब मैंने बात की थी साइज ऑफ एसेट्स की, वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट था, दैट वाज कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. और यहाँ पे बात हो रही है लिक्विडिटी की, लिक्विडिटी डे टू डे ऑपरेशंस. सो ये है वर्किंग कैपिटल डिसीजंस या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. लीस्ट लिक्विड करंट एसेट्स कौन से होते हैं. लिक्विड का मतलब कन्वर्टेबल इनटू कैश. ऐसे करंट एसेट्स जो या तो कैश में कन्वर्ट हो ही नहीं सकते या बहुत देर से कैश में कन्वर्ट होते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिकॉज उनको हम कैश में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका मतलब क्या होता है, नॉट ड्यू बट पेड. वो तो आपने जल्दी पे कर दी है, इसको कैश में थोड़ी कन्वर्ट कर सकते हैं. सो इसका आंसर हम लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस. What does lower business risk indicate? बिजनेस रिस्क अगर कम है, इसका मतलब है कि बिजनेस की जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम है. तो अगर वो अपनी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट थोड़ी बढ़ा भी दे तो चलेगा, यानी वो थोड़ा फाइनेंशियल रिस्क लेने की कैपेसिटी रखती है, यानी वो डेट ज्यादा ले सकती है. यानी कि अगर आपका बिजनेस रिस्क कम है तो आप डेट ज्यादा एम्प्लॉय कर सकते हो, ये इसका इम्प्लीकेशन है. Financial leverage increases. As financial leverage increases, what happens to the cost and risk? अभी आपने देखा था कि financial leverage का मतलब होता है कि we are using more of debt. तो if we are using more of debt, तो overall cost of capital कम हो जाती है, because debt is a cheaper source of finance. और risk बढ़ जाता है, because debt employ करने से financial risk बढ़ता है, which is
कंपनी को टेंशन हो रही है कि हम पता नहीं अपनी फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस मीट कर पाएंगे या नहीं. So the cost will decline and the risk will increase. This was also our community quest question. I hope आप हमारे community quest में participate करते हैं. Relative proportion of various types of funds. ये हम किस में देखते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर बताते हैं ना, मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी. तो कौन कौन सा फंड्स आपने कितना कितना एम्प्लॉय किया है, दैट टॉक्स अबाउट योर कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर. ओके. Foresee the funds requirements, both the quantum as well as timing. So quantum and timing of funds, ये भी बात हो रही होती है financial planning की, कि जब हम सही तरह से अपनी financial planning करते हैं तो हम try करते हैं predict करने की कि किस समय हमें कितने पैसे चाहिए होंगे. So timing and quantum of funds, right? Then name the process which helps in determining the objectives, policies, procedures, programs, budgets to deal with the financial activities of an enterprise. Champs, इस बार आपके सिलेबस से जैसे टाइप्स ऑफ प्लान्स डिलीट हो गया प्लानिंग चैप्टर में, बट टाइप्स ऑफ प्लान्स में हम यही पढ़ते थे, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, बजट्स, प्रोग्राम्स, राइट. सो ये सारे होते हैं प्लान्स. और फाइनेंशियल वर्ड भी आ गया, तो आपको क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा? बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग अगेन. जैसे बजट्स का भी मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान्स का एग्जाम्पल होता है बजट्स. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फाइनेंशियल प्लानिंग. ओके चैम्स, सो आई रियली होप दैट दिस वीडियो हेल्प्ड यू एंड आपने जरूर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें सीखी होंगी. इफ इट डिड तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एंड अभी बाकी चैप्टर्स भी मैंने आपके साथ कवर करने हैं. डू नॉट फॉरगेट टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स इन दिस चैप्टर. मैं बार बार बोल रही हूँ, दिस इज अ हाईली कंसेप्चुअल चैप्टर. तो अब हम कवर करेंगे बाकी के चैप्टर्स बुक 2 के. अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में.